23 मई 2016 को इसरो ने पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेड इन इंडियन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर डुअल डेल्टा विंग्ड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल लॉन्च की। तो इस वीडियो में हम इंडिया के स्पेस शटल या यूं कह दीजिए गगनयान मिशन के फर्स्ट स्टेप की बातें करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले कोई वीडियो आपसे न छूटे। इसरो अभी प्रोटोटाइप बनाकर सभी टेस्ट सक्सेसफुली कर रहा है, तब जाकर इसरो उन सभी प्रोटोटाइप का एक फाइनल वर्जन बनाएगी जो करीब 40 मीटर की होगी और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक फाइनल टेकअप करेगी। हम उम्मीद करते हैं 2030 से पहले फाइनल वर्जन टेकअप सक्सेसफुली ले और स्पेस में इंडिया की अपनी खुद की स्पेस स्टेशन हो। फिलहाल इसरो गगनयान मिशन को 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें से फर्स्ट हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट है जो कि 2016 में ही सक्सेसफुली टेस्ट कर ली गई थी। इस एक्सपेरिमेंट की एक ही लक्ष्य थे कि क्या स्पेस शटल को हम हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। सेकेंड ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX, इसकी बहुत ही जल्द टेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही टेस्टिंग होगी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। थर्ड पावर्ड क्रूज फ्लाइट और रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट यानी REX। फोर्थ हाइपरसोनिक फ्लाइट विद एयर ब्रीडिंग प्रोपल्शन इन स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट SPX। साथ में इसरो यह भी प्लान बना रहे हैं कि क्या हम 2 स्टेज रॉकेट को रिकवर या रियूज कर सकते हैं या नहीं। शायद गगनयान मिशन के बाद इसरो किसी भी रॉकेट को रिकवर और रियूज करना शुरू कर दे। इसरो अपने जिस प्रोटोटाइप स्पेस शटल की टेस्ट की है वो 6.5 मीटर लंबी है, इसका वेट 1.75 टन की थी और इसकी विंग स्पैन 3.5 मीटर की थी। RLB-TD स्पेस शटल की कॉस्ट 95 करोड़ रुपया थी और 5 सालों में 600 साइंटिस्ट मिलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में RLB-TD को डेवलप किए हैं। रॉकेट और स्पेस शटल का टोटल वेट 12 टन थी। RLB-TD स्पेसक्राफ्ट में एयर ब्रीडिंग रैमजेट इंजन का इस्तेमाल की गई थी। इस स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में जो रॉकेट छोड़ने जाएगी वो वापस अर्थ पर लैंड होगी, लगभग फाल्कन 9 रॉकेट की तरह। RLB-TD के लॉन्चिंग में HS-9 सॉलिड रॉकेट बूस्टर की यूज की गई थी। इस बूस्टर की मदद से RLB-TD की वेलोसिटी 5 मैक से ज्यादा की थी, यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा की गति से RLB-TD उड़ रही थी। HS-9 सॉलिड रॉकेट बूस्टर की मदद से करीब 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक छोड़कर वापस अर्थ पर आ गई और फिर RLB-TD अपनी खुद की फ्यूल से 65 किलोमीटर तक की टोटल उड़ान भरी, फिर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में वापस आकर लैंडिंग की। इस स्पेस शटल को रीयूजेबल नहीं बनाया गया था और इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये वहीं पर खत्म हो गई। इस प्रोटोटाइप RLB-TD की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक में टोटल 770 सेकंड लगी। इतने देर में स्पेसक्राफ्ट RLB-TD करीब 450 किलोमीटर तक हवा में रही और स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट लेने के पहले से ही इस स्पेस शटल में ऑटोनोमस नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम, रीयूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस थी और इन सभी सिस्टम का टेस्टिंग पहले ही हाइपरसोनिक स्पीड में हो चुकी थी। जब रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पूरी तरह सक्सेस हो जाएगी तो स्पेस शटल की लॉन्चिंग की कॉस्ट 10 गुना कम हो जाएगी। अभी जिस प्रोटोटाइप से टेस्ट की जा रही है वो अनमैन्ड है, यानी उसमें एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते हैं, पर आने वाले समय में इसरो एस्ट्रोनॉट्स के साथ सक्सेसफुली टेस्ट लेगी। और ये तो कंफर्म है कि जो फाइनल शटल 40 किलोमीटर की होगी वो एस्ट्रोनॉट के साथ ही लॉन्च होगी। इसरो जो RLB-TD स्पेस शटल यूज की थी वो एक डुअल डेल्टा विंग स्पेसक्राफ्ट थी, यानी कि ये स्पेसक्राफ्ट में एक एयरक्राफ्ट की तरह विंग लगे हुए थे। मौजूदा समय में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विंग स्पेसक्राफ्ट यूज नहीं कर रही है। यूएस अपने स्पेसक्राफ्ट को 2011 में रिटायर कर दी क्योंकि नासा को काफी खर्च करनी पड़ती थी स्पेस शटल बनाने में और उसकी फिर से मेंटेनेंस में काफी खर्च करनी पड़ती थी। और अब नासा प्राइवेट कंपनी की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजती है, लाइक SpaceX, बोइंग और रशिया 1989 में अपने स्पेस शटल को पहली बार टेकअप की थी। तब से रशिया भी यूज नहीं कर रहा है किसी भी तरह का विंग्ड स्पेसक्राफ्ट। अब बातें कर लेते हैं इसरो की दूसरी टेस्ट LEX यानी ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट की। तो फिलहाल इसरो के साइंटिस्ट स्पेस शटल को एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में इसकी फ्लाइट और लैंडिंग को ट्रैकिंग के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ATR के पास 2.2 किलोमीटर की रनवे है जहां शटल की ऑटोनोमस लैंडिंग होगी और सेकेंड टेस्ट होगी। इस टेस्ट में हेलीकॉप्टर की मदद से 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से RLB को ड्रॉप की जाएगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या RLB सक्सेसफुली ऑटोनोमस लैंडिंग कर पाती है या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सक्सेसफुली हो। इस टेस्ट में कंप्यूटर की मदद से RLB को रनवे टच करने से पहले गाइड करेगी और कंप्यूटर की गाइड के बाद शटल एक एयरक्राफ्ट की तरह रनवे पर लैंड करेगी। अब बातें करते हैं इसरो की तीसरी टेस्ट रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट यानी REX की। तो इस टेस्ट की लक्ष्य यह होगी कि एक फिक्स या डिजायर्ड डिस्टेंस और हाइट तक जाकर शटल वापस लौट सकती है या नहीं, लाइक क्रूज फ्लाइट की तरह। यह भी देखना वो काफी दिलचस्प होगा। अब बातें करते हैं इसरो की चौथी टेस्ट की हाइपरसोनिक फ्लाइट विद
एयर ब्रीडिंग प्रोपल्शन इन द स्क्रैम्बलेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट यानी SPEXT। मैं आपको बता दूं, अगस्त 2016 को ऑलरेडी स्क्रैमजेट इंजन को इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट की थी। इस टेस्ट में स्पेस शटल में स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया जाएगा और इस टेस्ट को देखना और समझना काफी लाजवाब होगा कि क्या एयर ब्रीडिंग प्रोपल्शन हाइपरसोनिक फ्लाइट स्क्रैमजेट इंजन से सक्सेसफुली लेती है या नहीं। हम उम्मीद करते हैं इसरो की सारी टेस्ट सक्सेसफुल हो और स्पेस में अपना खुद का स्पेस स्टेशन हो। मैं आपको एक बार बता दूं कि ये सारे गगनयान टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद किसी भी तरह की रॉकेट लॉन्चिंग की कॉस्ट 10% तक की कम हो जाएगी और जिस रॉकेट की पार्ट्स को रीयूज नहीं कर सकते अब उसे भी रीयूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और चैनल को आप लाइक जरूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर डालिएगा।